हैदराबाद में आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन है। कार्यकारिणी में आज पेश होंगे कई राजनीतिक प्रस्ताव और सभी की निगाहें भी इन राजनीतिक प्रस्ताव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर टिकी हुई है कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है। शानदार प्रदर्शनी का आयोजन जो भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना ने किया है वो देखने लायक है। ये यात्रा तेलंगाना राज्य को बनाने की बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत देकर, स्थानीय लोगों ने इसका हिस्सा बनकर एक मूवमेंट खड़ी करके एक राज्य बनाने का काम किया था। इस प्रदर्शनी में उन शहीदों को भी नमन करने का अवसर मिला जिन्होंने तेलंगाना को राज्य बनाने के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। तेलंगाना की संस्कृति, तेलंगाना के धरोहर जो बचाकर रखी है, यहाँ की कला, यहाँ के कलाकार, उस सबको इस एग्जीबिशन में दिखाया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरे दिन की बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए आज का दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज होगा, तो कौन कौन से पॉइंट्स उनके संबोधन में शामिल होंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? आज दो बड़े संबोधन होने वाले हैं। पहला, राजनीतिक प्रस्ताव। देश में जिस तरह की स्थिति है और अगर हम देखें तो पिछले जब से उदयपुर और अमरावती की घटना हुई है, अगर केवल वही एक चर्चा का मुद्दा रहा है। कल पूरे दिन भी लगातार जब प्रेस वार्ता हुई, जब संबोधन चले, तो पत्रकार केवल यही पूछ रहे थे कि उदयपुर की घटना या अमरावती घटना पे कोई बातचीत हुई। ऐसे में कल आर्थिक नीति को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, कोविड में किए गए काम को लेकर जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को, नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं, उन सबको बहुत सराहा। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शाम को नरेंद्र मोदी की रैली है 6:30 बजे, और उसके अलावा तेलंगाना में जो एक साइलेंट वॉर केसीआर और बीजेपी के बीच में चल रही है, वो कल से लेकर अब तक काफ़ी खुलकर देखने को मिली है। इसके अलावा आज अमित शाह प्रस्ताव रखेंगे जो कि राजनीतिक प्रस्ताव होगा, और जब राजनीतिक प्रस्ताव में अमित शाह क्या कुछ कहते हैं, कुछ देश के वो गृह मंत्री हैं, और ऐसी स्थिति में जब जम्मू कश्मीर में 370 लगी थी और उसके बाद जब जैसी जैसी स्थिति आई, अमित शाह का रुख सबने खुलकर देखा। ऐसे में जब देश में उदयपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं, अमरावती जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो आज का संबोधन अमित शाह का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें वो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और इसलिए आज सबकी नज़र यही टिकी हुई है कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राष्ट्र जब कार्यकारिणी की बैठक होती है, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों, चाहे वो देश के किसी भी तरह के मुद्दे हों, या खुद की पार्टी के, खुद के संगठन को लेकर, खुद के आगे विजन को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर, जैसे कल 15 राज्यों पर चर्चा की गई, वो 15 राज्य वो हैं जिसमें खास तौर पर 2024 से आने वाले 24 से पहले आने वाले वो राज्य जहां पर चुनाव है, और इसके अलावा वो राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, और वो राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, चाहे फिर वो एक विपक्ष के रूप में हो। तेलंगाना एक एग्जाम्पल है। तेलंगाना में एक स्पेस वैक्यूम है, विपक्ष का स्पेस वैक्यूम है। ऐसे में बीजेपी कोशिश कर रही है कि कम से कम वो विपक्ष का वैक्यूम तो क्रिएट करे ही, विपक्ष का वैक्यूम जो है वो स्पेस भरे, लेकिन साथ में लोगों के बीच में ऐसे उतरे कि वो केसीआर के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को देखने लगे। लेकिन जो चुनौती तेलंगाना में बीजेपी की है, वो केवल लीडरशिप को लेकर है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं, बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर लीडरशिप अभी उस तरीके से ग्राउंड पर खड़ी नहीं हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि आज के दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकारिणी में भाषण है वो शाम 4 बजे है। उससे पहले अमित शाह का भाषण होगा जब वो राजनीतिक प्रस्ताव रखेंगे, और राजनीतिक प्रस्ताव रखने के बाद एक बड़ा सत्र होगा जिसमें जितने भी प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, खासतौर पर जो सबसे सीनियर नेता है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अपना एक प्रस्ताव रखेंगे कि उनके राज्यों की राजनीतिक स्थिति क्या कहती है। और उस लिहाज से राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में हाल ही में जो उदयपुर की घटना हुई और उसके बाद जब भाजपा के सीनियर नेताओं के साथ उन लोगों की या उनसे संबंधित लोगों की तस्वीर सामने आई,
कल भी जब हमने सतीश पूनिया हो या अलग दूसरे नेता हों, उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की तो वो बातचीत करने में कतराते नजर आए। और इसका यही वजह है कि अक्सर कार्यकारिणी में एक डिसिप्लिन बना दिया गया है कि जो प्रवक्ता जिनको जिम्मेदारी दी जाती है तो वही बोलेंगे। दूसरा, उदयपुर जैसा मामला इतना सेंसिटिव है और खास तौर पे राजस्थान जहां पर इस तरह की तस्वीरें भाजपा के साथ आ गई हैं, तो शायद कहीं ना कहीं यही संकेत है कि सभी नेताओं को उदयपुर के मामले में बयान देने से बचने को कहा है और यही वजह है कि वो मीडिया से बच रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जब आज राजनीतिक प्रस्ताव अमित शाह का होगा, वो अपने आप में एक विजन होगा आने वाले दिनों में कि बीजेपी अब इन सारे मामलों में कैसा रुख अपनाने वाली है। और इसके अलावा फिर सभी राज्य अपने अपने तरीके से अपने अपने राज्य के राजनीतिक विश्लेषण देंगे, जिसमें ऐसी घटनाओं के साथ साथ क्या पॉलिटिकल स्थितियां हैं, उसमें राजस्थान क्या कुछ रखता है, अपनी बात क्या कहता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसके अलावा शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ ये कार्यकारिणी खत्म हो जाएगी। उस समय क्योंकि देखिए ये एक पूरा वो मेथड होता है कि पूरा परिवार यहाँ पर मुलाकात करता है। पहले ये हर साल ये कार्यकारिणी होती थी, उससे पहले हर 3 महीने में ये कार्यकारिणी होती थी। ये एक्सरसाइज होती थी जिससे बार बार कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, देश भर से आए नेताओं को इस तरह से गाइड किया जाए, आपस में घर में बैठ के बातचीत हो और ये बताया जाए कि अगले 6 महीने का क्या टारगेट है, अगले 6 महीने का प्रधानमंत्री का या पार्टी का क्या विजन है। चाहे फिर वो लाभार्थियों से जुड़ना हो, चाहे फिर वो लोगों को पार्टी में जोड़ने की बात हो, वो लगातार सतत चलती रहती है। तो ऐसे में ये एक्सरसाइज मोटिवेशन के लिए, कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए, सारे नेताओं को गाइड करने के लिए, आगे का विजन दिलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जो सब कुछ सुन रहे हैं, पिछले कल 24 घंटे ये बैठक चली, आज ये बैठक चलेगी, तो क्या कुछ अब प्रधानमंत्री मोदी जैसे बार बार कहा जाता है कि वो मंत्र क्या देने वाले हैं कि सारे नेता जब अपने अपने राज्यों में जाएं, क्योंकि देखिए 2024 का जो लक्ष्य है, माने या ना माने, इस पूरी बैठक का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो 2024 की तैयारी है। और उस तैयारी में राज्य भी आते हैं, उस तैयारी में कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन भी आता है, उस तैयारी में संगठन को एक बार फिर से खड़े करने की बात भी आती है, उस तैयारी में बार बार ये एहसास दिलाना होता है कि पिछले 2 सालों में, 3 सालों में क्या कुछ पार्टी गुजरी है या देश गुजरा है। जैसे कोरोना की बात हेल्थ से बार बार की जाती है, नौकरियों को लेकर या फिर इन्फ्लेशन को लेकर, ये तमाम चीज़ें। तो ऐसे में किस किस तरीके से पार्टी या सरकार जूझ कर यहाँ तक पहुँची है। और यही वजह है कि कल सभी ने नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ की कि कोरोना में जैसे हालात है और देश, पूरा जो देश है, दूसरे जो कंट्रीज़ है, वो अभी तक भी उभर के नहीं आ पाया है और भारत उभरा भी है, वैक्सीन भी लेकर आया, दूसरे देश की भी मदद की है। और ऐसे कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जनधन योजना पर चर्चा की गई, शिक्षा नीति पर चर्चा की गई, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई कल। अब आज का दिन महत्वपूर्ण, अमित शाह के भाषण, अमित शाह का राजनीतिक प्रस्ताव, उसमें आगे का अगला विजन, उसके टारगेट्स पूरे करने होंगे और उसके साथ साथ संगठन की मजबूती, उसके साथ में सभी प्रदेशों पे, खास तौर पे वो प्रदेश, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा तैयार है चुनाव के लिए, तो तेलंगाना एक बेहद, और आज तेलंगाना का भी एक प्रस्ताव जारी किया जाएगा। ये डिसीजन हुआ है कि जिस भी राज्य में जब जब कार्यकारिणी होगी, उस राज्य के राजनीतिक हालात पर बातचीत रखी जाएगी, एक पेपर रखा जाएगा। और तेलंगाना बेहद महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से केसीआर और भाजपा के बीच की लड़ाई अब एकदम खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में अगले 1 साल बाद तेलंगाना में चुनाव है और चुनाव से पहले किस तरीके से, आपने देखा होगा कि जब 8 साल के पूरा हुआ नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, उस समय भी उन्होंने हैदराबाद में और तेलंगाना में अलग अलग कार्यक्रम किए, यहाँ तक कि फरवरी में एक बड़ा इनॉग्रेशन यहाँ हुआ। तब असली लड़ाई सामने निकलकर केसीआर की और नरेंद्र मोदी के बीच में निकलकर आई थी, जब वो इनॉग्रेशन में पत्थर से नाम हटा दिया, तमाम चीज़ें हुई। और अब जब कल नरेंद्र मोदी आए तो प्रोटोकॉल के तहत केसीआर उनको रिसीव करने नहीं आए। तो ऐसे में कल से जो बयानबाजी उनकी तरफ से आ रही है और बीजेपी की तरफ से आ रही है, ये तो साफ हो गया है कि तेलंगाना में लड़ाई अब आमने सामने की है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो ये एब्सेंस रही, क्योंकि शुरुआत में जब सरकार बनी थी, ये 10 साल पूरे करेगी केसीआर इसमें, और शुरुआत में जब सरकार बनी थी तब 15 से लगभग 14-15 कांग्रेस के विधायक जो है केसीआर में टीआरएस में जाके शामिल हो गए थे। तो ऐसे में अब उस विपक्ष का वैक्यूम पूरा करना या फिर खुद को केसीआर की जगह, टीआरएस की जगह एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर जो 2 दिन ये पूरी कार्यकारिणी रही, इसमें जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर का जो मोटिवेशन, क्योंकि जो साउथ की राजनीति है वो एक अलग तरीके की राजनीति होती है।
इसके इतर बिल्कुल, बात करें। अदिति, अब नजर सभी की यही है कि संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा जाता है और जब रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री तो उस दौरान क्या कुछ वो मैसेज आम जन तक पहुंचाने की कोशिश और कवायद में नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।